गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर आप सबका वेलकम है। और आज फिर हम एक 12th क्लास का एक बढ़िया सा टॉपिक, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग जो है मासिक चक्र या ऋतु चक्र भी कहते हैं, जिसको हम लोग जो है मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? हमने 12th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसका भी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल के अंदर किस टाइप से कवर होता है। देखो, हमने सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कई लेक्चर्स पूरे किए, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, oogenesis पढ़ा, यानी गैमेटोजेनेसिस पढ़ा कि स्पर्म और ओवम कैसे बनते हैं। इन सब के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एक फीमेल के अंदर किस टाइप से ओवरी के अंदर एग जो है वो बनता है, किस टाइप से फॉलिकल बनते हैं, और ये फॉलिकल उस साइड को कैसे रिलीज करते हैं, और अगर उस साइड का आगे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो किस तरह से वो बॉडी से रिलीज होता है। इस पूरे मंथली प्रोसीजर्स को ही हम किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम इसके बारे में स्टार्टिंगली एक इंट्रोडक्शन बताते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, उसके बारे में, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में जो है थोड़ा स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात जब भी आती है तो हमें सबसे पहले एक दिमाग में रखना है कि ये एक प्रकार से यूट्रस और ओवरी में होने वाला बदलाव है, होने वाला चेंज है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज behavioral change, it is behavioral change, यानी एक प्रकार से बिहेवियरल चेंज, फीमेल के बिहेवियर में चेंजेस आएगा। इट इज बिहेवियरल चेंज इन ओवरी एंड इन यूटरस ऑफ फीमेल एवरी मंथ। यानी फीमेल के अंदर हर महीने उसकी ओवरी और उसके यूट्रस, उसके अंडाशय और गर्भाशय में जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जो एक प्रकार का बदलाव आता है, उसका जो रिजल्ट है, उसी का जो रिजल्ट होता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वास्तव में देखा जाए तो क्या है? फीमेल की ओवरी में और उसके यूट्रस में होने वाला जो चेंज है, जो हर महीने अपने को देखने को मिलता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग जो होती है, वो होती है प्यूबर्टी के टाइम में, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब एक फीमेल 12 साल की हो जाती है तब उसके अंदर हार्मोनिक चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, और उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर शुरू हो जाते हैं, जैसे उसकी आवाज़ का पतला होना, बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है। इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। और जब ये प्यूबर्टी आती है बॉडी के अंदर, तो उस समय उस प्यूबर्टी के टाइम में ही जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत को हम कहते हैं मिनार्क। इसका मतलब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टार्ट होगा तो उसको मिनार्क कहते हैं। ये मिनार्क वैसे तो प्यूबर्टी के टाइम में आता है, इसका मतलब 12 to 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल के अंदर शुरू होता है। लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो खान पान है, आज के जो फास्ट फूड है, उसकी वजह से कई गर्ल्स के अंदर ये मिनार्क जो है वो प्यूबर्टी से पहले भी आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल की वजह से या बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से ये मिनार्क जो है वो बिफोर प्यूबर्टी भी आ रहा है, बिफोर प्यूबर्टी भी आ रहा है। यानी जो उसकी प्यूबर्टी का टाइम है उससे पहले आ रहा है। इसको हम कह सकते हैं प्रिकोशियस प्यूबर्टी। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं प्रिकोशियस प्यूबर्टी। इसका मतलब ये है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 वर्ष की उम्र में आने के बजाय 12 वर्ष से पहले आ जाए, 8 साल की लड़की में, 7 ईयर्स की गर्ल्स में, तो इसको कहते हैं प्रिकोशियस प्यूबर्टी, प्रिकोशियस प्यूबर्टी। तो ये एक अनदर काइंड ऑफ केस है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है शुरुआत। अब बात आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कब होता है? तो जब एक महिला 45 साल की हो जाती है या उससे ज़्यादा उम्र की हो जाती है, यानी 45 से लेकर 55 साल या 50 साल की हो जाती है, तो उस समय धीरे धीरे उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर जब फॉलिकल बनना बंद हो जाते हैं और सारे के सारे हार्मोन जो है, जो फॉलिकल के अंडर केस में
फॉलिकल को बनाने का काम करते थे। जब फॉलिकल ही ओवरी के अंदर नहीं होते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है, जब कोई फॉलिकल ओवरी में नहीं बचते तो 45 साल की उम्र के बाद फीमेल के अंदर जो है लेवल ऑफ हार्मोन, जो भी एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल का टर्मिनेशन हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और इसके बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, इसका मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है तब हमने नाम दिया मेनार्क और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तब हमने नाम दिया मेनोपॉज। अब बात करते हैं इनके ड्यूरेशन की कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलता है। ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो देखो, हमें हमेशा किताब में हमने यही पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। पर एक्चुअल में ये बात 100% सच नहीं है। जब एक गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर शुरुआत होती है, यानी उसके अंदर जब मेनार्क होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब स्टार्टिंग होती है, तब स्टार्टिंग के 2 साल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में 2 ईयर्स की अगर बात करें तो इन 2 सालों में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 21 डेज से लेकर 45 डेज तक हो सकता है। ठीक है, यानी 28 डे तो ऐसे ही मानते हैं। 28 डे क्यों माना वो भी मैं कारण बताऊंगा, पर सबसे बड़ी बात ये कि प्यूबर्टी के टाइम में, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर इन फीमेल और 12 ईयर ओल्ड गर्ल, देन इट्स ड्यूरेशन इज ऑलवेज 21 डेज टू 45 डेज। इसका मतलब ये 21 दिन से लेकर 45 दिन तक चल सकता है। ये सबसे बड़ी बात। और स्टार्टिंग के 2 साल ये ऐसे ही रहता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब जब 45 साल की वुमेन की अगर बात करें तो 45 से 50 साल का जो टाइम जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, उस समय भी इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है। उस समय भी ये जो है वो 21 दिन से लेकर 45 दिन तक जो है वो चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुएशन 28 दिन का होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग की, यानी जब मेनार्क स्टार्ट हो रहा है, जब मेनार्क हो रहा है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है, और जब हम बात करते हैं मेनोपॉज की, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है, तो उस समय इसका जो ड्यूरेशन है वो 28 दिन का नहीं होकर के 21 से 45 दिन का होता है। अब जो 25 से लेकर के 40 साल की उम्र के बीच की जो गर्ल होती है, या हम कह सकते हैं कि 25 से 40 साल की उम्र के बीच की जो वुमेन होती है, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 21 से 35 दिन के बीच में चलता है। इसका मतलब इनमें भी फिक्स 28 दिन का नहीं होता है। इट अकर बिटवीन 21 टू 35 डेज। बहुत ही कम ऐसी महिलाएं होती है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का होता है। बाकी ज़्यादातर केस में ये साइकिल जो है वो 21 से 35 दिन का होता है। ये बात हो गई ड्यूरेशन की। अब बात करते हैं रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से हार्मोन जो है वो काम आते हैं। तो हार्मोन की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर टोटल 4 हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा काम आते हैं। सबसे पहला हार्मोन तो होता है एफएसएच, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो फॉलिकल को बनाएगा 6 टू 13 डेज के बीच। दूसरा हार्मोन होता है एलएच। ये वो हार्मोन है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये जहाँ पर फॉलिकल को तोड़ के ओवरी के अंदर से ओव्यूम उस साइड को रिलीज करेगा, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, वहीं पर ये कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो एक तरफ पॉजिटिव फीडबैक भी करेगा और नेगेटिव फीडबैक करेगा। एस्ट्रोजन शुरू शुरू में एफएसएच के अंडर कंट्रोल में शुरू होता है, यानी जब एफएसएच के द्वारा एस्ट्रोजन बनता है तब ये एस्ट्रोजन जो है वो एफएसएच और एलएच को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जब एलएच के द्वारा एस्ट्रोजन बनता है तब हम कह सकते हैं ये नेगेटिव फीडबैक करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को भी तोड़ देता है। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो हार्मोन होता है, जिसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये 4 हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा काम होने वाले हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके कई तरह की मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो मेडिकल में किन किन शब्दों से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को जाना जाता है। तो देखो, सबसे पहले नाम आता है मेनोरिया। एक नाम मेडिकल के अंदर आता है मेनोरिया। मेनोरिया शब्द का मतलब ही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है, एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और उसकी फर्स्ट फेज चलती है मेंस्ट्रुअल फेज, और उस समय ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं मेनोरिया। यानी हम कह सकते हैं ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल
ब्लीडिंग, जब एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चल रही होती है, उसकी जो शुरुआत होती है उसको क्या कहते हैं? मेनोरिया। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया क्या चीज होता है? तो मेनोरेजिया का मतलब होता है एक्सिस ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ एक्सिस ब्लीडिंग अकर, अगर ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसको कहते हैं मेनोरेजिया। हम कह सकते हैं कि एक्सिस ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? मेनोरेजिया। उसके बाद में थर्ड नंबर का एक कोर्स केस आता है जिसको कहते हैं अमेनोरिया। अमेनोरिया, अमेनोरिया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसका मतलब ये हुआ कि एक फीमेल जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, या तो वो इसलिए बंद है क्योंकि उसके अंदर प्यूबर्टी नहीं आई, या वो इसलिए बंद है क्योंकि उनके अंदर मेनोपॉज हो चुका है, या फिर वो इसलिए बंद है कि उनके अंदर प्रेगनेंसी हो चुकी है स्टार्ट, या फिर वो इसलिए बंद है कि उनके अंदर पार्चुरेशन हो चुका है और लैक्टेशन शुरू हो चुका है। तो चार ऐसे सबसे बड़े रीजन है जो अमेनोरिया को कॉज करते हैं। तो अमेनोरिया जो है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तो इसको कहते हैं अमेनोरिया। इसके कई कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है प्रेगनेंसी। एक फीमेल में जब प्रेगनेंसी आती है तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन डाउन होता है, और हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि मेनोरिया हो गया अमेनोरिया, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है। दूसरी बात, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर एक फीमेल जो है एक्सरसाइज नहीं कर रही है, या लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी हो, मान लो हार्मोनिक चेंज आ गया, लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, ठीक है, या हार्मोन चेंज आ गए, हार्मोनिक चेंजेज आ गया, या हार्मोन इनबैलेंसिंग कह सकते हैं, हार्मोन इनबैलेंसिंग, इम्बैलेंसिंग हो गया, तो इन सब की वजह से भी जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इसके अलावा एक लैक्टेशन यानी पार्चुरेशन, जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो माता के इस मेमोरी ग्लैंड से लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उस समय भी जो है अमेनोरिया शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया। इट इज नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो अमेनोरिया के होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है तो काफी ज्यादा पेन होता है, काफी ज्यादा दर्द होता है, उस समय इस प्रोसेस को कहते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया, तो डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इसको हम कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जब काफी ज्यादा पेनफुल होता है, दर्द भरा होता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? डिसमेनोरिया। इसके अलावा एक शब्द होता है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 15 डेज के अंदर ही आता है। अभी बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 दिन का होता है या 21 से 45 दिन का होता है, लेकिन कुछ फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल विद इन 15 डेज आ जाए, विद इन 15 डेज, तो उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 15 दिन के अंदर ही वापस जो शुरू हो जाता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमेनोरिया। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसको कहते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अब 28 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं और उसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो न के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है या मेंस्ट्रुएशन है लेकिन ब्लीडिंग नहीं आ रही है, तो उस समय हम इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। तो ये सारी की सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी थी जो मेंस्ट्रुएशन को लेकर के सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में अभी मैंने बताया था, शुरू शुरू में बताया था कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, जब भी मेंस्ट्रुएशन होगा, तो चेंजेस किस में आते हैं? एक तो ओवरी में और एक चेंज किस में आता है? यूट्रस में।
अब यूट्रस में चेंज आते हैं तो नाम अलग होगा, और ओवरी में चेंज आएंगे तो नाम अलग होगा। इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक ग्राफ है, ये वाला, ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में ये समझो कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, और यहाँ से ये समझो कि मैं डेज बता रहा हूँ। ये है 5 डेज, यहाँ से डेज बता रहा हूँ। पहले डेज लिख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। पहले हम डेज लिख लेते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डे काउंट करते हैं। जैसे ये 1 है, 1 से लेके 2, 3, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें तो आएगा ही नहीं। ऐसे ही बता देते। देखो ये 1 से लेके 5 दिन तक, ठीक है। उसके बाद में 5 दिन से लेकर के नेक्स्ट पेज बताते हैं, ये 14 डेज तक, और 14 डेज से ये समझो 28 दिन का पार्ट, ऐसे बता देते हैं, ठीक है। तो सुनो इधर, अब इसमें क्या होगा, अब ये अपने पास प्रोसेस है। तो डे कौन कौन से अपने पास? डे है 1 से 5 दिन, फिर उसके बाद 14 दिन, 28 दिन। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूट्रस में क्या चेंज आता है। तो देखो यूट्रस की अगर बात करें तो हमारा जो यूट्रस है, मैंने आपको यूट्रस वाले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो यूट्रस है यानी फीमेल का जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं एपिमेट्रियम, जो टफ होती है। बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और प्रेगनेंसी के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। अब यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये वही लेयर है जो इम्प्लांटेशन करती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करती है। उस लेयर की अगर बात करें तो जो 1 से 5 दिन का टाइम पीरियड होता है, इस 1 से 5 दिन के टाइम पीरियड के अंदर ये यूट्रस की जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या करती है, ब्रेक डाउन होती है। इसलिए ब्रेक डाउन होती है कि उस समय सारे हार्मोन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो हार्मोन का लेवल डाउन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे जो है वहाँ से हटना शुरू करती है। और इस तरह से देखो, जैसे हम कह सकते हैं ये 5 दिन का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो है लेयर हटेगी और इस टाइप से हो जाएगी। देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, तो अब इसमें यहाँ से देखो ये यूट्रस की लेयर इस प्रकार से हो जाती है, ये टूटना शुरू करती है, ऐसे ये टूटना शुरू करेगी, ठीक है। उसके बाद में अब जो यूट्रस की लेयर टूट रही है तो इस समय इसके टूटने के टाइम में ही, इस समय ही यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये है मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। और इस फेज को हम, जिसके अंदर मतलब ये समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे किसको मानते हैं, जब सबसे पहले वेजाइनल के थ्रू जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे उसको माना जाता है। पहले तो ये बता रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन किसको कंसीडर करेंगे, पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको कंसीडर करेंगे जब फर्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो फर्स्ट डे है। अब स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 दिन तक, वैसे टाइम पीरियड होता है 3 से 7 दिन का, यानी पहले दिन से लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल तीसरे दिन तक या 5वें दिन तक या 7वें दिन तक इस टाइप से चलता है। तो स्टार्टिंग में हम इसको ये समझो कि 1 से 5 दिन, तो 1 से 5 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो टूटने लगती है, वो टूटेगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उस समय ये जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो गई, ये जो 1 से 5 दिन का जो टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसका नाम क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। क्यों मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय मेंस्ट्रुएशन हुआ है, इस समय ब्लीडिंग हुई। जब ब्लीडिंग होगा तो बहुत सारा ब्लड जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन जो है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, जिसको कहते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच क्या करेगा, एक तरफ एग में जो है, एक तरफ ओवरी के अंदर फॉलिकल बनाएगा, यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू करना है, इसलिए एक तरफ ओवरी में एफएसएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा, फॉलिकल बनाएगा। और वही एफएसएच जो है एक तरफ इस यूट्रस की जो लेयर है जिसका हम नाम दिया हमने एंडोमेट्रियम,
इसको भी बनाना शुरू करता है, यानी प्रोलिफरेशन शुरू करता है। तो अब यूट्रस में क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ये प्रोलिफरेट होना शुरू करती है इस टाइप से। 14 डेज तक काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम कह सकते हैं प्रोलिफरेट फेज। तो पहली फेज का नाम क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज, और दूसरी फेज का नाम हो गया प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट फेज इसलिए कहते हैं, इस समय मेंस्ट्रुअल जो है अपनी जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो लेयर है वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये लेयर अब बढ़ गई है, अब इसमें और ज़्यादा चेंजेस। अब ये लेयर सबसे ज़्यादा उस समय बढ़ेगी जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ेगा। 14 डेज के बाद में जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो वो साइड जो है वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के स्पर्म के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो उस समय ओवरी में एक ल्यूटियल बॉडी बनती है पीले रंग की, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा कि एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो इस यूट्रस की इस लेयर को जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा। और जब बढ़ाएगा तो ये टाइम पीरियड का जो होगा वो होगा लगभग 25वां दिन। ठीक है, तो 25वें दिन में ये जो लेयर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद में वापस कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे कम होगी इसका मतलब 28वां दिन वापस कम पास में आ गए, और फिर वापस जो है 28 के बाद जो नेक्स्ट जो 5वां दिन होता है, 1 से 5वां दिन, जैसे ये 28 दिन पूरे हो गए तो अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का जो पहले से 5वां दिन है उसके अंदर आते आते जो है ये वापस लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मैंने जो पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर बताई है, ये जो पिंक कलर की यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बताई है, ये एक्चुअल में एंडोमेट्रियम लेयर में बदला हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो 1 से 5 दिन है जिसमें एंडोमेट्रियम टूटी है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। फिर उसके बाद में 5 से 14 दिन का टाइम जिसके अंदर प्रोलिफरेशन हुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर बढ़ी है, इसको कहते हैं प्रोलिफरेट फेज। और उसके बाद में 14 के बाद में यहाँ से 14 से लेकर के 28 दिन का जो टाइम है, इस टाइम एंडोमेट्रियम के अंदर वाटरी सिक्रेशन हुआ ड्यू इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। वाटरी सिक्रेशन हुआ, यानी बहुत सारी ग्लैंड बनने लगी और बहुत सारा सिक्रेशन करने लगी, इसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। तो थर्ड नंबर की जो फेज है उसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर में 3 तरीके से बदलाव हुआ। शुरुआत के 5 दिन में एंडोमेट्रियम लेयर टूटी, उसको हमने नाम दिया मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि टूटी तो ब्लड बाहर आ गया बॉडी से। उसके बाद में 14 दिन तक उसमें प्रोलिफरेशन हुआ, वो प्रोलिफरेट फेज है। उसके बाद में सिक्रेटरी फेज आया जिसमें एंडोमेट्रियम लेयर जो है सिक्रेट हुई। अब ये तो चेंज किस में आया, यूट्रस में आया। अब इस समय ओवरी में क्या चेंज आता है, तो अब कह सकते हैं नेक्स्ट ये हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइप था इसको कहते हैं यूटेराइन चेंज, इसको कहते हैं यूटेराइन चेंज। अब जब यूट्रस में चेंज आता है तो उस समय ओवरी में क्या चेंज आता है, तो इसके लिए हम यहाँ बताते हैं ओवेरियन चेंज। ओवेरियन चेंज, ओवरी में क्या चेंज आएगा, तो सुनो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, यानी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर टूट रही है, ब्लीडिंग शुरू होती है, उस समय ही जो है ओवरी के अंदर एक फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी ये समझो ये अपने पास प्राइमरी ऊ साइट है, और इस प्राइमरी ऊ साइट के ऊपर एक फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। ये फॉलिकल जो बना है इसको कहते हैं 1F। 1F का मतलब प्राइमरी फॉलिकल। ये फॉलिकल बनते बनते फिर एक और फॉलिकल बनाता है जिसको हम कहते हैं 2F। ये 2F बन गया, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है FSH हार्मोन के प्रभाव में, FSH हार्मोन के प्रभाव में 14वें दिन तक आते आते टर्सरी फॉलिकल भी बना देता है, और उसके बाद में ये ग्राफियन फॉलिकल भी बना देता है। मान लो इसने 3F बनाया, यानी टर्सरी फॉलिकल बनाया, और लास्ट में क्या बनाया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बना तब तक जो है 14 डेज आ गया, और 14 डेज आते ही, जैसे ये 14 डेज का टाइम पीरियड है, यहाँ आते आते जो है एक हार्मोन बढ़ गया जिसका नाम है LH। इस हार्मोन ने क्या किया, LH हार्मोन ने यहाँ पर एक हार्मोन जो है इंक्रीज हो गया LH। ठीक है, इस हार्मोन ने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दिया, यानी ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर टूट गया। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा तो यहाँ से इस फॉलिकल के अंदर का जो ऊ साइट है वो इस ओवरी से बाहर आ गया। ओवरी से बाहर आएगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन कब हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है 14 डेज पे। कब हुआ है, 14 डेज पे। और ओव्यूलेशन होने से ठीक एक दिन पहले LH हार्मोन का लेवल इतना बढ़ गया कि उसको हमने नाम दिया LH सर्ज, LH सर्ज। तो LH सर्ज जो है वो एक प्रकार का जो है LH का बढ़ना कहलाता है। यानी ये समझो कि 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो जस्ट एक दिन पहले यानी 13 डेज पे LH सर्ज हुआ है, और उस LH के बढ़ने की वजह से ही
हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सारा का सारा प्रोसेस हुआ है, मतलब ओव्यूलेशन हुआ है। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया तो ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा कि उस साइड जो है वो तो ओवरी से बाहर आ गया, लेकिन अंदर जो टूटा हुआ फॉलिकल है वो क्या करेगा, वो अंदर जाकर के एक येलो कलर की बॉडी बनाएगा इस टाइप से। और ये येलो कलर की जो बॉडी जो अंदर जाके बनी है इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम ने एक हार्मोन बनाया जिसको हमने नाम दिया प्रोजेस्टेरॉन। और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो यूट्रस के लेयर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब हम वापस फेज का नाम बताते हैं। देखो यूटेराइन चेंज, अगर हम इस लेयर को यूटेराइन चेंज की बात करें, अगर हम किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेराइन यानी यूट्रस में क्या चेंज हुआ उसके हिसाब से मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज तीन तरह की है। पहली फेज है मेंस्ट्रुएशन की जो फेज है वो तीन तरह की है। पहली फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, ये वो फेज है जिसके अंदर यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। दूसरी फेज है प्रोलिफेरेट फेज, ये वो फेज है जिसके अंदर नया यूट्रस की नई लेयर बनी। तीसरी फेज है सिक्रेटरी फेज, ये वो फेज है जिसमें यूट्रस की लेयर काफी ज्यादा बढ़ रही थी और साथ ही साथ वाटरी सिक्रेशन हो रहा था, क्योंकि पता है कि इस समय एग आने वाला है, ओवम आने वाला है, उस समय स्पर्म आने वाला है, तो सिक्रेशन काफी ज्यादा बढ़ाती है। अब ओवरी में क्या चेंज आया, तो देखो ओवरी के अंदर पहले दिन से लेकर के 14 डेज तक एक ही चेंज आया और वो है फॉलिकल का बनना। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओवरी के अंदर एक ही चीज हुई है और वो है फॉलिकल बनना। इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज यानी ओवरी में वैसे तो देखा जाए तो फॉलिकुलर फेज जो है उसका एग्जैक्ट टाइम 6 to 13 डेज होता है। यानी ओवरी में फॉलिकल लगभग बनना शुरू कब होता है, 6 डेज पे। लेकिन उसकी छोटी मोटी हम कह सकते हैं उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत जो है वो पहले दिन से हो जाती है। यानी जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होती है तो एक एक वो एग जो अनफर्टिलाइज है वो बॉडी से जहाँ बाहर आ रहा है, वही दूसरा ओवम जो है अपने ओवरी के अंदर बनना शुरू हो जाता है, उसके फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। तो ओवरी में फॉलिकल बनना पहले दिन से शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फर्स्ट डे से। बट हम कह सकते हैं कि एकदम परफेक्टली इसका जो डेवलपमेंट है वो कब शुरू होता है, 6 डेज पे। तो ओवरी के अंदर 6 to 13 डेज पे जो फेज होती है उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ठीक है, तो जब यूट्रस में प्रोलिफेरेशन होता है, जब यूट्रस की लेयर में प्रोलिफेरेशन होता है, हम कह सकते हैं कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर वो बढ़ती है, उस समय ही ओवरी में फॉलिकल भी बन रहा होता है। इसलिए हम फॉलिकुलर फेज के साथ प्रोलिफेरेट फेज भी पढ़ते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, ओवरी के अंदर 14 डेज में जब ओव्यूलेशन हो गया तो 14 डेज से लेकर के 28 डेज तक का जो टाइम है उस समय ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा चेंज किसमें आया, ओवरी के अंदर आया। इसको हम कहते हैं ओवेरियन चेंज। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चेंज है इसको क्या कहते हैं, ओवेरियन चेंज। ओवेरियन चेंज के बाद अब बात आती है हार्मोन की। तो ओवरी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में दो टाइप के हार्मोन बनते हैं, एक बनता है पिट्यूटरी हार्मोन और एक बनता है ओवेरियन हार्मोन। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी हार्मोन की बात करते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, क्योंकि मेन हार्मोन जो है बॉडी के अंदर कौन सा है, पिट्यूटरी हार्मोन। हमारा जो हाइपोथैलेमस है उस है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, देखो हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन किस पे अटैक करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रेस्पेक्ट में दो हार्मोन बनाती है। पहले तो बनाती है FSH और फिर बनाती है LH। अब पहले क्या बनाया इसने, FSH। ठीक है, तो ये FSH जो है वो यहाँ पर बना है। ये समझो कि ये FSH यहाँ पर बना इस टाइप से, और ये FSH इस तरह से धीरे धीरे कवर करता है। ये 14 डेज है जिसको हम यहाँ बता रहे हैं, ये FSH धीरे धीरे यहाँ पर कवर कर रहा है। ये FSH हार्मोन है जिसको हमने व्हाइट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये FSH क्या करेगा, ओवरी में फॉलिकल बनाएगा। अभी जस्ट मैंने नीचे एक नाम बताया फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज का मतलब वो फेज जिसमें फॉलिकल बनते हैं, और फॉलिकल को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, FSH। तो FSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जो बढ़ रहा है और फॉलिकुलर फेज को कंप्लीट कर रहा है, मतलब फॉलिकल बना रहा है। ठीक है, तो जब फॉलिकुलर फेज बन रही होती है और जब FSH हार्मोन बढ़ रहा होता है तो उस समय ही उसी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक और चेंज आता है। देखो जब ओवरी में फॉलिकुलर फेज वाला हार्मोन बनता है, FSH हार्मोन बनता है, तो FSH हार्मोन जो है सबसे पहले तो ओवरी में क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ग्राफियन फॉलिकल,
ये एफएसएस हार्मोन है, वापस बता रहा हूँ, हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन बनाया, जीएनआरएच, ठीक है। अब जीएनआरएच के रेस्पेक्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन बनाया, एफएसएस। एफएसएस ने एक काम किया, ग्राफियन फॉलिकल बनाया, जैसा कि आपको यह दिख रहा है, देखो ये एफएसएस हार्मोन है, इसने काम क्या बनाया, ग्राफियन फॉलिकल बनाया। अब जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होता है तो एफएसएस से एक और चीज बनती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक लेयर होती है थीका इंटरना, उस थीका इंटरना लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करेगा और इसके बाद में फीडबैक नेगेटिव इफेक्ट देगा। फीडबैक नेगेटिव इफेक्ट का सॉरी फीडबैक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। फीडबैक पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके कहेगा कि एफएसएस के साथ एलएच हार्मोन भी बनाओ। अकेला एफएसएस हार्मोन काम का नहीं है। एफएसएस देखो वापस बता रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन बनाया, एफएसएच। एफएसएच ने पहला काम क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल बनाया। एफएसएच ने दूसरा काम क्या किया, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया। ये एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके कहते हैं कि तुम सिर्फ एफएसएच हार्मोन मत बनाओ, तुम एक और हार्मोन बनाओ जिसका नाम है एलएच। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच के साथ एलएच हार्मोन बनाया तो एलएच हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ गया। पहले एलएच हार्मोन का लेवल नहीं था, लेकिन यहाँ आते आते ये जो है 13 डेज पे एलएच हार्मोन का लेवल एकदम से डाउन, एकदम पीक हो गया, एकदम हाई हो गया, ठीक है। जहाँ एफएसएस का लेवल चल ही रहा था वहां पर एलएच का लेवल जो है वो 13 डेज पे एकदम से हाई हो गया। ये जो एलएच का लेवल एकदम से हाई होता है इसको कहते हैं एलएच सर्ज। ये है एलएच सर्ज, ठीक है, इसको एलएच सर्ज कहते हैं। और यही वो पीक हार्मोन है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हुआ है। तो ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, एलएच सर्ज की वजह से होता है। और एलएच सर्ज किसकी वजह से हुआ, एलएच हार्मोन के बढ़ने की वजह से। और एलएच हार्मोन क्यों बढ़ा है, इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन ने फीडबैक पॉजिटिव इफेक्ट किया तब जाकर के ये सारा काम हुआ। तो अब होगा क्या कि ये जो हार्मोन है एफएसएस, ये तो अपना काम कर ही रहा है कंटिन्यू, और इसके साथ एलएच हार्मोन जो है ये अपना सर्ज शुरू करता है। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर चेंज है। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन बन रहे हैं, पहले बनेगा एफएसएस, वो बनाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को फीडबैक पॉजिटिव इफेक्ट के द्वारा, और फिर बनाएगा वापस एलएच हार्मोन। ये है पिट्यूटरी हार्मोन। अब इस हार्मोन के रेस्पेक्ट में ओवरी के अंदर क्या हार्मोन बनते हैं, तो नेक्स्ट है ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन की अगर बात करें तो ओवेरियन हार्मोन जो है वो, फिर बता रहा हूँ इस फ्लो चार्ट के अंदर ही बताता हूँ। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ने सबसे पहले कौन सा हार्मोन बनाया, एफएसएस। तो इस एफएसएस हार्मोन ने एक हार्मोन और बनाया जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएस को जो तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन हार्मोन फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करेगा और किसको बढ़ाएगा, एलएच। इसका मतलब ओवरी के अंदर से एक हार्मोन बन रहा है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। किसके प्रभाव में बन रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो जब एफएसएच हार्मोन बनता है तो उस समय एफएसएच हार्मोन जब बढ़ेगा तो ये एफएसएच हार्मोन ओवरी के अंदर कौन से हार्मोन को बढ़ाने का काम करेगा, एस्ट्रोजन। तो ये समझो कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन है और एफएसएच के प्रभाव में इसका लेवल बढ़ रहा है, ये बढ़ गया। अब ये एस्ट्रोजन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो एफएसएच के कंट्रोल में भी होता है और एलएच के कंट्रोल में भी होता है। अभी जो आपको पहली जो ये येलो कलर की लाइन मैंने बताई, इस समय ये जो लाइन है ये लाइन एक्चुअल में एस्ट्रोजन हार्मोन की है जो किसके प्रभाव में है, एफएसएच। पर ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो एफएसएच के बाद एलएच से भी बढ़ेगा, यानी जब ये हार्मोन कंटिन्यू चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओवरी के अंदर 14 डेज के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन। 14 डेज पे होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद एलएच हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एलएच के प्रभाव में बना है और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाता है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक बार में फिर जो है पीक लेवल करेगा, इतनी यानी करीबन 28 या 27 दिन के आसपास का जो टाइम पीरियड है उस समय ये काफी ज्यादा पीक लेवल करेगा। ये सब हुआ। तो देखो अब यहाँ पर वापस फ्लो चार्ट में बताते हैं। पहले एफएसएच आया, उसने एस्ट्रोजन बनाया, एस्ट्रोजन हार्मोन ने फीडबैक पॉजिटिव इफेक्ट बताया और कहा कि एलएच हार्मोन बनाओ। अब ये एलएच हार्मोन क्या करेगा, एलएच हार्मोन पहला काम तो करेगा ओव्यूलेशन, यानी सबसे पहला काम तो क्या करेगा ये ओव्यूलेशन। उसके बाद में एलएच हार्मोन क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नाम की पीली बॉडी बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम नाम की येलो बॉडी बना दी। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एक हार्मोन बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा और उसके बाद में ये हार्मोन बनाएगा एस्ट्रोजन। अब जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन बना, ये एस्ट्रोजन हार्मोन वापस पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करेगा और उसके बाद में अब जाकर के फीडबैक नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन दो तरह के इफेक्ट कर रहा है।
जब एस्ट्रोजन एफएसएच से बन रहा था तो फीडबैक पॉजिटिव कर रहा था, जब यही एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा है एलएच के प्रभाव में तो फीडबैक नेगेटिव कर रहा है। तो अब ये समझो कि कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन बना रहा है, एक तो पीले कलर का हार्मोन जिसको हमने का नाम दिया एस्ट्रोजन, और एक कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो व्हाइट लाइन में बता रहा हूँ ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, और इस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ रहा है और इसका लेवल जो है तो ये है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि ओवरी में दो हार्मोन बनते हैं, जहाँ कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहलाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है। वही दूसरी तरफ जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये फीडबैक नेगेटिव इफेक्ट करेगा, इट विल डिक्लाइन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम गेट destroyed एंड विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट बॉडी दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिगेन। ठीक है, तो मेरा आज का जो लेक्चर था वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके था, जिसके अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, उसकी एंडिंग, उसके बीच में होने वाली प्रॉब्लम्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया जिसके अंदर ओवरियन में और यूट्रस में क्या चेंज आता है और उसके हार्मोन में क्या चेंज होता है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी फेज को हम लोग जो है एक बार रिटर्न के अंदर पूरा समझा देंगे कि चार फेज जितनी भी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उस फेज में एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है उसको हम लिख करके वापस बता देंगे। आज मैंने चारों फेज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ चारों पेज को लिख के समझाएंगे। धन्यवाद।